Students, we were talking about the diversity in digestive structures, and we have discussed about the structure of teeth in different classes. Okay, now we will see the how the diversity in digestive structure occur in vertebrates, but in the internal system. Okay, like we will see the esophagus, then stomach, and then different structures regarding to different classes, phylums. Okay, so when we are talking about the salivary glands, okay, we were talking about the salivary glands. So all the fish do not have the salivary glands. Some fishes have the salivary glands. Like lamprey have a salivary gland, okay, and a pair of salivary glands that is required for the anticoagulant because they is because this lamprey is going to take the flesh, and by rasping the fresh flesh, by scratching the flesh, so they required an anticoagulant agent. Okay, there is also some modification of salivary glands. How they are modified? They are modified in the case of snakes. Snakes that produced venom, जो जहर वो रिलीज करता है, वो एक्चुअली क्या है, वो salivary glands की ही मॉडिफिकेशन है. ठीक है, दे रिक्वायर्ड दैट विनोम टू इमोबलाइज प्रे. जब उसे अपने प्रे पे अटैक करना होता है तो वो उसको पहले इमोबलाइज करता है, तो वो विनोम इंजेक्ट करता है. तो जो विनोम इंजेक्ट करता है, दैट इज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ salivary glands. ओके, तो हमने फिश के बारे में पढ़ा है कि फिश, तमाम की तमाम फिश जो हैं वो क्या हैं, उनके पास salivary glands नहीं है. लेकिन फिर हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन है salivary glands की. ठीक है, जैसे हमारे पास लैम्प्रे है, तो लैम्प्रे किस पे फीड करता है, वो करता है फ्लैश पे. उसने रेस्पिंग करनी होती है फ्लैश की, तो जब भी उसने फ्लैश लेना है कहीं से, तो इट्स नीड एन एंटीकोएगुलेंट एजेंट. तो वो क्या है, एंटीकोएगुलेंट कौन एक्ट करता है, salivary gland एक्ट करता है एज एन एंटीकोएगुलेंट एजेंट. और इसी तरह फिर हमने स्नेक्स की पढ़ी कि स्नेक्स के पास जो विनोम है, इट इज आल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ salivary glands. Going towards the esophagus, the esophagus in different animals, they are in different form. Okay, for example, in fishes and amphibians, it is a short lengthen. Okay, but in the amniotes, they are with the longer legs. They are longer due to their longer necks. Okay, कहा गया है कि फिशेस पे और एम्फीबियंस में कम है, छोटा है. ठीक है, इसकी लेंथ कम है. लेकिन एमनियंस में फर्दर हम कहाँ से, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स टूवर्ड्स बर्ड्स तक, ये क्या है, ये लॉन्गर है. क्या, ईसोफेगस की लेंथ ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एमनियंस जो हैं हमारे पास, एमनियंस क्या हैं, एमनियंस हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के एमनियंस हैं, जिसके पास एमनियोटिक एग होता है. ठीक है, तो ये एमनियंस हैं, या जिनके पास एमनियंस लेयर्स होती हैं, उन ग्रुप को हम एमनियंस कहते हैं. तो एन एमनियंस हमारे पास कौन सी हो जाती हैं, फिशेस एंड एम्फीबियंस. ये एन एमनियंस हो जाती हैं, और एमनियंस हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स. कहा गया है कि amniotes have longer esophagus. Why they have longer esophagus? Because they have longer necks. कुछ और इनके पास esophagus के साथ attached कुछ और modification होती हैं, different structures होती हैं. क्या structures हैं? In the case of birds, they have a crop. Okay, अब crop क्या है? Crop is actually सैक लाइक स्ट्रक्चर. एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे प्रेजेंट है,
जो ईसोफेगस के ही एंड से एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ईसोफेगस, पोस्टीरियर एंड पे या कार्डल एंड पे प्रेजेंट है ईसोफेगस के। अब इसका क्रॉप का क्या फंक्शन है? ये एक टेम्परेरी स्टोरिंग सैक होता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑफ फूड बट टेम्परेरी, ठीक है। सो क्या है, ताकि कंटिन्यूसली जो फीड है वो स्टमक में जाए और डाइजेशन का काम कंटिन्यूसली चलता रहे। इसके अलावा जो ग्रेन्ड सीड्स ईटिंग बर्ड्स होते हैं या सीड ईटिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं। और वो सीड्स जो ले रहे हैं वो उनकी जो फीडिंग है वो उसको कंटिन्यूसली बनाने के लिए वो सारे की सारे सीड्स कहाँ पे गैदर होंगे, वो जाके होंगे क्रॉप में। और जब क्रॉप से वो फीड जाएगी स्टमक में, देन इट विल बिकम डाइजेस्टिव, वहां पे फिर डाइजेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। Next to the crop, they have a stomach. All have the stomach, okay, after the esophagus. But in the case of birds, they have a crop between the esophagus and the stomach. And what is the crop? Crop is a sac-like structure. एक थैले की तरह की स्ट्रक्चर आ जाती है, फूला हुआ थैला जैसा होता है, ठीक है। पाइप लगा हुआ ऊपर से esophagus आ रहा है, नीचे से थैला थैले टाइप की स्ट्रक्चर आ जाती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, और फिर आगे क्या आ जाता है, स्टमक आ जाएगा। स्टमक एंसेस्टर वर्टिब्रेट्स में भी था, ठीक है। एंसेस्टर वर्टिब्रेट्स लाइक फिश में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फीड इट्स स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। हाउ? इसकी लेंथ इंक्रीज कम होती है, इसके स्ट्रक्चर्स के साथ कुछ और फर्दर स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे वो अटैच्ड होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट। कार्निवोर्स में कुछ और होगा, हर्बीवोर्स में कुछ और होगा, हर्बीवोर्स में रोमिनेंट्स में कुछ और है, ओके। सो हमने जैसे ही स्टार्ट किया था तो स्टूडेंट्स हमने ये बात कही थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है, एंड डाइवर्सिटी इज अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट। उनकी जैसे जैसे फीडिंग हैबिट चेंज हो रही है वैसे वैसे ही उनकी डाइवर्सिटी भी चेंज होगी। उनकी डाइवर्सिटी किस चीज़ में, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में उनकी डाइजेस्टिव डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द गिजर्ड। But a gizzard is again present in the birds. Some fishes have also the gizzard. Some crocodile also have gizzards. But when we are talking about the gizzard, we will mostly take an example of the birds. So gizzard कहाँ है? Gizzard caudal part पे present है, किसके, stomach के, ठीक है। And it is said about the gizzard of bird that they are also known as the ventriculus. गिजर्ड को वेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। फंक्शन क्या हुआ गिजर्ड्स का? जो ग्रेन ईटिंग बर्ड्स हैं, एक कोई भी हार्ड चीज जब भी फीड की जाती है उसकी ग्राइंडिंग होती है गिजर्ड में, ठीक है। बाकायदा गिजर्ड में ग्राइंडिंग होती है। एंड व्हाट दे हैव अ टफ पेबल्स, stones in the case of crocodile they have a stones, while the small stones in the pebbles they are present in the gizzard of birds. बच्चे फिश पे भी गिजर्ड होता है, रेप्टाइल्स में होता है, रेप्टाइल्स में, तमाम रेप्टाइल्स में नहीं होता, क्रोकोडाइल्स में होता है और बर्ड्स में होता है। गिजर्ड एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक के बाद होती है, वेंट्रिकुलस कहा जाता है। इसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से इट इज सेड अबाउट द गिजर्ड दैट दे हेल्प इन द ग्राइंडिंग, ओके। वो क्यों ग्राइंडिंग करती है, वो क्यों या फैसिलिटेट करती है ग्राइंडिंग को? वाई? क्योंकि उनके पास पेबल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, या आप स्पेशल इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल उनके पास पत्थर नुमा एक चीज होती है, तो वो पत्थर जब मूव करता है अंदर तो वो क्या कराता है, ग्राइंडिंग कराता है, ठीक है। ruminants mammal they have a stomach like four chambered stomach known as the rumens.
we often see our cattle, we often see our deer, we often see our buffaloes. They are often chewing. They are often, not often, always chewing. Okay, after the feeding, हम घर में लेके आते हैं उनको। आपने अक्सर देखा होता है चराने के बाद हम जब उनके घर में लेके आते हैं तो दे ऑफन चूइंग, मुंह हिला ही रहे होते हैं, हिला ही रहे होते हैं। ओके, और वो कुछ मेस्टिफिकेशन वाला वो साथ रिलीज कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? नेचर ने उनको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है विद द 4 चैम्बर्ड स्टमक। उनके 4 चैम्बर्ड का स्ट्रक्चर होती है। वो 4 चैम्बर्ड वाला जो इनका स्टमक होता है उसका क्या काम होता है, क्यों दिया हुआ है? अब हमें पता है कि हमारे हर्ब्स में क्या है, सेलुलोज है, एंड सेलुलोज रिक्वायर्ड टाइम फॉर द डाइजेशन। वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है। दे रिक्वायर्ड सम स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो सेलुलोज, जिसकी वजह से उसने क्या होना होता है, डाइजेस्ट होना होता है। और जब उन्होंने ग्रेजिंग करनी होती है, फीडिंग करनी होती है, दे हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। आप घंटे में उनको लेके जा रहे हैं, घुमा फिरा के उनको लेके आ रहे हैं। उन्होंने क्या करनी है, जल्दी जल्दी ग्रेजिंग करनी है, जल्दी जल्दी उन्होंने क्या करना है, फीडिंग करनी है। फीडिंग करके तमाम का तमाम उन्होंने खाना कहाँ लेके, अपने स्टमक के एक पोर्शन में रखे। फिर वो वापस लेके आते हैं, च्यूइंग करते हैं, और फिर आफ्टर च्यूइंग वो लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसलिए नेचर ने उन्हें 4 चैम्बर्ड स्टमक दिया हुआ है, फिल्ड विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो क्या कराते हैं, उनकी सेलुलोज को डाइजेस्ट कराते हैं। 4 पोर्शन है, लार्ज पोर्शन का नाम है ह्यूमन, एबोमेजम, ओमेजम एंड रेटिकुलम, ठीक है। रूमेन इनका सबसे लार्ज पोर्शन है, रेटिकुलम उनका स्मॉल पोर्शन है, ओमेजम और ओबेमेजम फर्दर है। जो ओबेमेजम है उसको क्या कहते हैं, ट्रू स्टमक कहा जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ह्यूमन इनका सबसे लार्ज पोर्शन है, ह्यूमन के साथ ही अटैच है रेटिकुलम, बिहाइंड ओमेमेजम है और एबोमेजम है। एबोमेजम के लिए कहा जाता है इट्स अ ट्रू स्टमक। सीका, ओके बच्चे, हमने पढ़ा है कि रूमिनेंट्स में क्या है, रूमिनेंट्स में दे हैव अ 4 चैम्बर्ड स्टमक, ठीक है। इसमें रूमेन है, हमने पढ़ ली होगी, 4 चैम्बर्ड स्टमक पढ़ा। कुछ नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर्स भी हैं, जैसे कि रैट्स, ऑब्वियसली हर्बीवोर आ जाता है, कुछ रैट्स की टाइप्स हैं, हॉर्सेस, रैबिट्स। ये क्या करते हैं, ये च्यूइंग नहीं करते, ठीक है, ये बाद में च्यूइंग नहीं करते। सो दे आर नोन एज अ नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर्स। Why they are not following that category, why they are not following that strategy? So हमने इनको किसी और कैटेगरी में रखा है, क्यों? बिकॉज दे हैव अ सीका, ओके, उनके पास सीका है एंड लार्ज सीकम है, ओके, दे हैव अनयूजुअली लार्ज सीकम, उनके पास बहुत बड़ा सीकम है। और उस सीकम में क्या है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं, और उस सेलुलोज से क्या होता है, सेलुलोज की ब्रेक डाउन होती है, ओके। एक और इसमें बात क्या है बच्चे, यहाँ पे रूमिनेंट्स में क्या होता है, रूमिनेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक जो करते हैं वो बिफोर द गैस्ट्रिक डाइजेशन करते हैं, ठीक है। जबकि नॉन रूमिनेंट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल एक्शन है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक है वो आफ्टर डाइजेशन होता है। आफ्टर कौन सी डाइजेशन? आफ्टर गैस्ट्रिक डाइजेशन। Next, going towards the intestine, we often gathered some excretions
from the liver and gallbladder and some other structures. So we will discuss here the livers and the gallbladders. So students, जहाँ जहाँ liver होगा, जिन जिन vertebrates में gallbladder होगा, it means that they are closely associated with the liver. उनका कोई ना कोई link बन रहा है liver के साथ, जहाँ gallbladder होगा. Okay, क्या है? Liver क्या करता है? Liver bile स्टोर करता है, मैन्युफैक्चर करता है, बाइल पिगमेंट बनाता है, ठीक है। और वो बाइल कहाँ जाता है? वो गॉल ब्लैडर से होता हुआ कहाँ जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में आता है, ठीक है। अब बाइल पिगमेंट में क्या है? बाइल पिगमेंट एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स की जो डाइजेशन होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, वहां से बनता है, ठीक है, बाइल पिगमेंट। और वो कौन कौन बनाता है? लीवर बनाता है, स्प्लीन बनाता है और बोन मैरो बनाती है, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? इस स्लाइड में हमने पढ़ा सिक्का, ठीक है। सिक्का में हमने क्या पढ़ा कि ये कहाँ पे होता है? सिक्का होता है नॉन रूमिनेंट्स हर्बीवोर्स में। फॉर एग्जांपल रैबिट की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे सिकम प्रेजेंट होता है। सिक्का में अनयूजुअली लार्ज पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि नॉन रूमिनेंट्स हर्बीवोर्स में पाया जाता है। इस सिकम का क्या फंक्शन होता है? इस सिकम का ये फंक्शन होता है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन रिलीजन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल सेलुलेज, तो सेलुलेज यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, सेलुलेज यहाँ पे ज़्यादा रिलीज होगा ताकि वो सेलुलोज पे एक्ट कर सके, उसकी डाइजेशन कर सके। फर्दर यहाँ पे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्टिविटी होती है नॉन रूमिनेंट्स में, क्या होती है? वो डाइजेशन के बाद होती है, गैस्ट्रिक डाइजेशन के बाद होती है। जबकि रूमिनेंट्स में क्या होता है? रूमिनेंट्स में वो गैस्ट्रिक डाइजेशन से पहले हो जाती है। Then we have studied about the liver and gallbladder. Gallbladder बच्चे जब भी आएगा वर्ड, और जिन वर्टिब्रेट्स में आएगा, इट मीन्स दैट दे आर क्लोजली लिंक्ड विद द लिवर। उनका कनेक्शन होगा कोई लिवर के साथ। अब लिवर का कनेक्शन है तो लिवर क्या दे रहा है? लिवर बनाता है बाइल, बाइल बनाता है, और वो फिर बाइल कहाँ से? गाल ब्लैडर से होता हुआ डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है। बाइल में होता है बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स। Bile is actually consisting of two subcontinents. One is the bile salts and the other one is the bile pigments. दो constituents हैं इसके, bile salts और bile pigments. Bile pigment कैसे बनता है? Bile pigment बनता है लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में by the breakdown of red blood cells. 120 दिनों के बाद हमारा रेड ब्लड सेल क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो उसकी जो ब्रेक डाउन होती है उसमें हमें पता है आयरन होता है, तो आयरन से ही हमारे पास बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। तो वही बाइल पिगमेंट्स हमारे पास बाइल बनाने में काम आता है, और वो फिर हम क्या करते हैं? डाइजेशन में, किसकी डाइजेशन? फैट्स की डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, बाइल साल्ट्स क्या करते हैं बच्चे? डाइजेशन करते हैं किसकी? फैट्स की। Decide about the bile salts or bile that they are not actually, okay, truly not the digestive enzyme, कोई enzyme नहीं है, but they help in the emulsification of dietary fat, like वो एक structure देते हैं, वो एक जब मिक्स हो जाते हैं फैट्स के साथ तो वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके साथ ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, उसके साथ ऐसी उसको एक्सपोज कर देते हैं कि अब क्या आ जाए, अब एंजाइम्स आके अटैच हों किसके साथ? फैट के साथ, उसकी डाइजेशन करें। और ऑब्वियसली हम एंजाइम्स का नाम ले रहे हैं, तो एंजाइम लिपिड्स के लिए कौन से, फैट्स के लिए कौन से आएंगे? लाइपेजेस, because fats are actually मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं जो किस में आते हैं? लिपिड्स में आते हैं, ठीक है। तो बाइल के बारे में क्या कहा जाता है कि दे आर नॉट अ ट्रूली डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लेकिन ये क्या कराते हैं? ये एमल्सिफिकेशन कराते हैं, ये सरफेस देते हैं जिसके साथ आके लाइपेज आपके अटैच होते हैं, लाइपेज एक्ट करते हैं और डाइजेशन को स्मूथ बनाते हैं। वही वाली बात है कि बाइल पिगमेंट्स कहाँ से हमें मिलते हैं? बाइल पिगमेंट्स हमें मिलते हैं रेड ब्लड सेल्स की फेगोसाइटोसिस से, ठीक है।
और वो कहाँ बनता है, फिर हम स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर में बनते हैं। अच्छा, फिर वही वाली बात हुई बच्चे, जैसे मैंने बताया था कि डिपेंडिंग ऑन द देयर फीडिंग हैबिट इनकी स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि कहा गया है कि कार्निवोर्स में ये वो वर्टिब्रेट्स जिनकी डाइट बहुत डाइवर्स है, स्पेशली जिनकी डाइट में क्या है, फैट ज़्यादा है, तो उनके पास क्या होगा, गाल ब्लैडर रिलेटिवली बड़ा होगा। ठीक है, कार्निवोर्स में ऑब्वियसली कार्निवोर्स जब होंगे, जो फ्लैश ईटिंग होंगे, तो वो उनमें क्या होगा, वो फैट्स भी लेंगे। ठीक है, जब वो फैट्स होगा उनमें, तो फैट्स उनकी डाइट में आएगा, तो फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स उनके पास क्या होगा, गाल ब्लैडर होगा, और दे हैव रिलेटिवली लार्ज गाल ब्लैडर एज कंपेयर टू दोज दैट आर नॉट यूज्ड टू टेक एनी फ्लैश और एनी फैट्स। फॉर एग्जांपल ब्लड सकर्स जो होते हैं, उनके पास क्या होता है, या प्लांट ईटर्स क्या होते हैं, वो उनके पास फैट्स ना होने के बराबर होता है, सो वहाँ पे गाल ब्लैडर या रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है। So next one is about the pancreata, या pancreas. Pancreata is plural, while pancreas is it's singular. So it is said about the pancreas that it is present in all vertebrates. Okay, but it is said on the same way it is said about the lampreys and lungfishes that it is present there, also present there, but not visible. Okay, why it is not visible? Because it is attached, embedded, वही anchored हुआ होता है उसके साथ, उसकी wall के साथ attached हुआ होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि पेनक्रियास को we couldn't easily observe in the lungfishes or lampreys। ठीक है, but we can say that it's a separate organ, वहाँ पे एक organ के तौर पे है, लेकिन हमें वो नजर नहीं आता, easily visible नहीं है। It is said about the pancreas, just a one organ pancreas है जो act as the endocrine और exocrine both एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो उसके फर्दर सेल्स हैं, जो एक एंडोक्राइन रिलीज कर रहा है, एक एक्सोक्राइन रिलीज कर रहा है, हुमा माइक ऑफ करो अपना। मैम कितने चले गए हैं? अच्छा बच्चे आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं कंप्लीट बताऊं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैंने आपको कहा था आवाज ना आए, स्लाइड शो ना हो, तो आप मुझे बता सकते हैं दरमियान में। ओके, जी अब आप देखें, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। ओके ओके, ना आ रही हो तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास के बारे में कहा जाता है कि ये एंडोक्राइन भी एक्ट करता है, एक्सोक्राइन टिश्यू भी एक्ट करता है, लेकिन इसके सेल्स फॉर एक्सोक्राइन सिक्रीशंस एंड फॉर एंडोक्राइन सिक्रीशंस आर डिफरेंट। ठीक है, एंडोक्राइन की जो सिक्रीशन सेल करेंगे वो और है, और जो एंडोक्राइन सिक्रीशंस करते हैं सेल वो और है। ठीक है, एंडोक्राइन का मतलब क्या है बच्चे, कि दे आर डक्टलेस, उनकी कोई डक्ट नहीं है। अब उनके पास डक्ट्स नहीं है, तो वो कैसे अपनी सिक्रेशंस करते हैं, वो अपनी सिक्रेशंस डायरेक्ट कहाँ करते हैं, ब्लड में करते हैं। ठीक है, while exocrine have the specialized ducts, उनकी एक स्पेशलाइज्ड डक्ट्स होती हैं जिनके थ्रू अपनी सिक्रेशंस करते हैं। ठीक अच्छा,
व्हाई वी नीड अ पेनक्रियास? पेनक्रियास हमें क्यों चाहिए होता है? पेनक्रियास हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उससे बहुत सारे उसके पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। ठीक है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उन्हीं एंजाइम्स के बारे में जिक्र करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में या जिसका काम डाइजेशन में है, हम उन्हें ही उनका जिक्र करेंगे। सो पेनक्रियाटिक फ्लूइड क्या करता है? पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक फ्लूइड रिलीज होता है और उस पेनक्रियाटिक फ्लूइड में क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए कहाँ रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब फर्दर हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। मुझे सॉरी, जब हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो बार बार मैं ये कई दफा बात कर चुकी हूँ कि depending on the feeding habit we have different structures in the teeth. In the case of teeth structure, okay, दांत की structures different होगी, formula different होगा, then different in the stomach, esophagus भी हमने देख लिया different है, stomach हमने देखा different है, gall bladder हमने देखा कहीं है कहीं नहीं है, then intestine। ठीक है, बच्चे ऑन होल जब हम कहते हैं ना कि फिशेस या बोनी फिशेस हैं हमारे पास, तो उनके लिए या साइक्लोस्टोमा कंडक्टिसिस फिशेस हैं जिसमें शार्क आती हैं, तो हम उनमें क्या कहेंगे कि उनका क्या है? स्ट्रेट इंटेस्टाइन है। ठीक है, और शॉर्ट है। तो कहाँ पे खत्म होता है? एनएस पे खत्म होता है। ठीक है, फिर हम उसी इंटेस्टाइन को जब हम फिश से आगे आ रहे हैं अपने एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का क्या है? थोड़ा सा इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्ग इंटेस्टाइन है। ऑब्वियसली यहाँ हमारे पास क्या आ रही है? वैरायटी जब ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू फिश, तो हम कहेंगे कि हमारा इंटेस्टाइन भी उसी तरह चेंज हुआ है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, intestine, the structure of intestine is going to further enhanced, advanced हो रही है। क्या हो रहा है? intestine become more longer. Why they required a longer or lengthened intestine? For increasing the surface area. Why they required a higher surface area? They required a large surface area, more surface area for attacking their microorganisms on the feeding food, to enhance the exposure surface of the feed for the digestion, ताकि इनकी डाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके, स्मूथ हो सके, मोर एफिशिएंट। ठीक है, अब हम जब मैमल्स और बर्ड्स की हमने कलेक्टिवली बात की है कि उनके पास और लंबा इंटेस्टाइन है, लेकिन जब हम अपने इंटेस्टाइन की बात करते हैं बिटवीन द मैमल्स और बर्ड्स में, वी कैन सी दैट द मैमल हैव मोर लॉन्गर इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू बर्ड्स। ओके, एंड इन द बर्ड्स दे आर एम्पटिंग, ये कहाँ पे? क्लोका में एंड हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ एंड हो रहा है? क्लोका में। स्टूडेंट्स, मैंने बात की है फिशेस की ऑन द होल, लेकिन जब हम फिश में फर्दर देखते हैं कि कुछ फिश हमारी ओमनीवोरस हैं, कुछ हमारी हर्बीवोरस हैं, कुछ हमारी ट्रूली कार्निवोरस हैं, तो क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द फीड हैबिट देयर जो इंटेस्टाइन है, इट्स लेंथ इज आल्सो गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, वो कैसे चेंज हो रही है? वो ऐसे चेंज हो रही है बच्चे कि जो इंटेस्टाइन जो फिश है जो हर्बीवोरस है, तो उसकी क्या है? उसकी बहुत ही लॉन्गर intestine है। I was working on the its gut analysis of fish, तो मैंने इसी तरह डिफरेंट फीडिंग हैबिट की फिश उठानी थी। तो एक मेरे पास ट्रूली कार्निवोरस था, ठीक है, तो उस कार्निवोरस का क्या था कि बल्ज निकला हुआ होता है आगे। ठीक है, माउथ के साथ ही बल्ज है, वो एक उसका जो पता चलता है, वो उसमें क्या था? वो स्टमक है। स्टमक के साथ उस फिश का वलागो आटो, उस फिश का नाम है, उसके साथ में बहुत ही छोटा सा उसका इंटेस्टाइन था। जबकि मैं कोई ट्रूली हर्बीवोरस लेती थी तो वो इतनी बड़ी हो जाती थी, जब मैं उसे अनकॉइल करती थी ना स्टूडेंट, लिटरली, ठीक है,
मैं कोई एग्जिजरेट नहीं कर रही, मैं जो ट्रे लेती थी ना, डायसेक्शन ट्रे आपने देखी होगी, वो पूरी फिल हो जाती थी जब मैं उसे अनकॉइल करती थी। लेकिन इट डजंट मीन कि अनकॉइल कर रही हूँ तो मैं उसमें कोई टर्न्स ला रही हूँ। स्ट्रेट रखती थी ना, 1 2 3 4, तो जैसे रोड के टर्न्स आते हैं ऐसे टर्न्स आते थे। और मेरी वो डायसेक्शन प्लेट जो होती थी वो फुल हो जाती थी, वो मुझे कहीं से नजर नहीं आती थी उसकी बेस। ये कहाँ की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ हर्बीवोरस फिश की। एंड मूविंग टूवर्ड्स द ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मेरी इन दो के दरमियान में इसकी लेंथ आती थी, बिटवीन द हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की तो बहुत ही छोटी इंटेस्टाइन था उनका, लेकिन जब मैं उन्हीं कार्निवोर्स के साथ अपनी रखती थी हर्बीवोर्स या ओमनीवोर्स, तो वो उसकी लेंथ ज़्यादा थी। तो इट मीन्स, लेकिन ये हम किसको, अब जब हम ये मैंने अभी सिर्फ फिश की बात की है, लेकिन जब हम फिश को कंपेयर करेंगे मोस्ट एडवांस्ड एम्फीबियन से और रेप्टाइल से, सो वी कैन से दैट रेप्टाइल्स हैव मोर लॉन्गर intestine as compared to fishes. ठीक है, why? Because they are going to vary their feeding habit. And moving towards the birds and mammals, फिर हम ये कहेंगे they are longer as compared to our previous one. वो कौन से थे? टेट्रापोड में हमारे पास एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स थे। और जब हम बात करेंगे मैमल्स और बर्ड्स में, तो हम कह सकते हैं कि मैमल्स की ज़्यादा लॉन्गर है एज कम्पेयर टू बर्ड्स। और बर्ड्स की एंड किस पे हो रहा है? क्लोका पे हो रहा है। ठीक है, क्लोका इज एक्चुअली सेम ओपनिंग फॉर गैमीट्स एंड फॉर आल्सो फॉर द एक्सक्रीशन। हमें क्यों लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए? हमें लॉन्गर इसलिए इंटेस्टाइन चाहिए बिकॉज वी नीड अ मोर सरफेस एरिया, वी नीड मोर सरफेस एरिया। Why we need more surface area? For more exposure of feeding habits, feeding food, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फीड जो है वो एक्सपोज हो। किससे एक्सपोज हो? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, एंजाइम्स के साथ, ताकि हमारे एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीडिंग पे ज़्यादा एक्ट करें और उसकी डाइजेशन जो है उसको सफिशेंट बनाएं, उसको एफिशिएंट बनाएं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, it's all about the today's lecture, that is about the diversity in digestive structure of vertebrates. Okay, I will repeat the whole lecture. We have discussed, we started from the salivary glands. So all the vertebrates do not have the salivary glands. Okay, for example, in the fish, salivary glands are present in the head region, but it's the modification for they required it's as an anticoagulant agent. Next, going towards the salivary glands, in the case of snakes, it's also a modification. Their venom is also a modification of salivary glands. जो उसका जहर है वो भी इसकी modification है. Why they inject it for immobilizing of prey. वो उसको इसलिए inject करता है ताकि वो अपने जो prey है उसको immobilize करे और उस पर क्या कर सके? Feeding कर सके. Moving towards the esophagus structure is also vary among the different classes. For example, in fish and amphibian, it is said about the esophagus that they have a very short esophagus as compared to the amnions, reptiles, birds, and mammals. Why they have a shorter esophagus? Because they have shorter necks. In the case of fishes and amphibians, while in amnions they have longer because they have longer necks. Then from the esophagus, they in some classes we have another structure known as the crop. And crop is a sac-like structure, a bulging stress sac. एक ट्यूब है, ट्यूब के साथ एक फूला हुआ बैग आ जाता है, अटैच हो जाता है, और वो कहाँ है? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द esophagus, किसके पोस्टीरियर एंड पे, कार्डल एंड पे. And what is the function of crops? Crop is actually ensure the storage of food. हाँ, आप कंटिन्यूसली फीडिंग कर रहे हैं और आप फौरन सीड्स ले रहे हैं, तो वो सीड्स फौरन कहाँ पे स्टोर होंगे? वो आपके क्रॉप पे स्टोर होंगे. क्रॉप पे स्टोर होंगे ताकि आपकी जो जब आपकी डाइजेशन हो, तो डाइजेशन में आपकी कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही हो, सप्लाई हो रहा हो टूवर्ड्स द स्टमक में और इंटेस्टाइन में, ताकि डाइजेशन आपकी कंटिन्यूस हो. देन मूविंग टूवर्ड्स द स्टमक. स्टमक के बारे में मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि स्टमक भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे फीडिंग हैबिट के मुताबिक ही चेंज हो रहा होता है.
गीजर्स गीजर्स हमारे पास फिर तमाम वर्टिब्रेट्स में नहीं है, ये प्रेजेंट है क्रोकोडाइल्स में, रेप्टाइल्स में, फिशेस में। और इन ऑल द रेप्टाइल्स, just in a crocodile, among the reptiles, and in all the birds. While why they required a gizard? Gizard require होता है जब भी कोई ऐसी हार्ड स्ट्रक्चर बॉडी ले लें, या हार्ड कोई आपका प्रे हो वो आपने लिया हो, या हार्ड आपकी फीडिंग हैबिट हो, तो उसको लेने के लिए, उसकी ग्राइंडिंग के लिए आपको एक स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जो कि क्या होता है, गीजर्ड होता है। और ये गीजर फिर इस गीजर में क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ग्राइंडिंग हो सकती है इजीली? इस गीजर में दे हैव पेबल्स, इन द केस ऑफ बर्ड्स दे हैव शॉर्ट पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो उनकी ग्रेन्स के साथ एंटर हो रहे थे, वाइल इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल दे हैव अ लार्ज स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो जैसे अंदर आपकी फीडिंग मूव कर रही है, तो फीड मूव कर रहा होता है, तो साथ ही आपके क्या मूव कर रहा होता है, पेबल या पत्थर आपके मूव कर रहे होते हैं, तो वो क्या कराते हैं, आपकी जो ग्राइंडिंग है उसके प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। ह्यूमंस we have two type of herbivores. One is ruminant mammals and other is non-ruminant mammal. Ruminant mammal are those that are going to chew their cud. वो अपना जो अपना फीडिंग हैबिट है, जो उनका फीड है जिसे हम कर्ड कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, वापस लाते हैं मुंह में और उसे च्यू करते हैं। ठीक है, जैसे इन द केस ऑफ आपने कैटल्स देखी, बफलोज देखी होंगी, तो वो च्यू कर रहे होते हैं। वो च्यू कैसे करते हैं? बिकॉज दे हैव द 4 चैम्बर्ड स्टमक। ठीक है, 4 चैम्बर्ड उनका स्टमक होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, अपने फूड को चू कर रहे थे। दे हैव अ लार्ज रूमेन, रूमेन है जिसकी वजह से उनका नाम रूमिनेंस कहा गया है। ओमेजम है एक छोटा सा जो बिहाइंड प्रेजेंट है। रेटिकुलम है जो कि रूमेन के साथ ही प्रेजेंट है। एंड देन द एबोमेजम जिसको कहते हैं ट्रू स्टमक है। ओके, तो वो क्या करते हैं, उनकी ग्रेजिंग का पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, तो उस ग्रेजिंग के पीरियड को वो एफिशिएंट बनाने के लिए, फीडिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, फ़ौरन अपनी ग्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और अपने जो फीड होती है उसको अपने स्टमक एक पोर्शन में रखते हैं, रूमेन में, और वापस वहाँ से ला के च्यू करते हैं, और च्यू के बाद फिर उस पर फर्दर प्रोसेसेस होते हैं। Next one is the Sika. Sika is and the non-ruminants जो herbivores होते हैं, उसमें एक ये unusual large Sika में पोर्शन होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि वो मैमल्स जो कि नॉन रूमिनेंट्स हेर्बिवोर्स होते हैं, वहाँ पे भी ऑब्वियसली इनके पास क्या होता है, सेलुलोज लिया होता है इन्होंने, क्योंकि हेर्बिवोर्स लिया होता है तो हेर्बिवोर्स में क्या होता है, सेलुलोज से बनी होती है। तो फॉर द एफिशिएंट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज दे रिक्वायर्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से लेते हैं? उनके पास जो सीकम होता है वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीकम से एक्ट करते हैं फीड पे फॉर द डाइजेशन। लीवर और गाल ब्लैडर इज एक्चुअली नॉट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं होते, बट दे सिक्रीशंस देयर। ठीक है, उनका कनेक्शन होता है वहाँ पे। फीड जो है वो जैसे अभी हम सारा पढ़ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ मूव करी, इसोफेगस से स्टमक आ रही है, स्टमक से टॉप में गई है, टॉप से सीकम में गई है, फिर हमने रूमेंस पढ़े उनके 4 पोर्शन, स्टमक के 4 पोर्शन पढ़े, वो यहाँ से होती भी जाती है, बट लीवर और गाल ब्लैडर में वो जाती नहीं है, पेनक्रियाज में वो जाती नहीं है। इट मीन्स वो अपनी सिक्रीशंस यहाँ रिलीज करते हैं। ठीक है, वो अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं, और वो क्यों रिलीज करते हैं? दे आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन। ठीक है, उनकी सिक्रीशंस जो होती हैं वो डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि लीवर और गाल ब्लैडर हो गया। जब भी हमारे पास गाल ब्लैडर आएगा, इट मीन्स दैट देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो लीवर से बाइल रिलीज होता है। ठीक है, बाइल वहीं पे मैन्युफैक्चर होता है, रिलीज होता है, वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहीं से रिलीज होता है। बाइल किससे बना होता है? बाइल साल से और बाइल पिगमेंट से बना होता है, लेकिन इस डजंट मीन के बाइल की ट्रू एंजाइम नहीं है जो डाइजेशन कराता है, वो सिर्फ एमल्सिफिकेशन कराता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, इमल्सिफाई करता है उसको। इमल्सिफाई करने के बाद वो इतना इमल्सिफिकेशन की वजह से, इसी की इमल्सिफिकेशन की वजह से ही जो एंजाइम्स हैं जो फैट्स की डाइजेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइपेजेस है, बहुत बड़ी क्लास है लाइपेज की, तो वो एक्ट करती है किसकी, इस
जो यहाँ से फीड गुजर रही होती है उसकी सरफेस पे करती है, ठीक है। और बाइल पिगमेंट हमें किससे मिलता है? बाइल पिगमेंट हमें मिलता है ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल से। on the basis of the type of feed, like कौन सा एनिमल कितनी फीड ले रहा है और उसमें कितने फैट्स हैं, इसी की बेस पे हमारे पास गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर चेंज होती है। The animals having the more fats obviously have a large gallbladder. Okay. On the other hand, herbivores obviously they do not have a gallbladder or a reduced gallbladder. ठीक है। तो क्या है बच्चे कि आपने अक्सर सुना होगा कि गाल ब्लैडर में स्टोन्स आके गाल ब्लैडर को ऑपरेट करना पड़ा, इसे रिमूव करना पड़ा, तो उसके बाद कहा जाता है कि चिकनाई वाली चीज़ें मत खाएं या कम खाएं, क्योंकि अब आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी फैट्स की डाइजेशन को एफिशिएंट कर सके, ठीक है। तो कहा जाता है कि अब आप अपना जो फैट्स की कंजम्पशन है उसे कम से कम कर दें अपनी बॉडी में। So since we were discussing about the gallbladder, so in those animals who are truly plant feeders, who are herbivory or who are bloodsuckers, they do not have a gallbladder. Moving towards the next, it is also a pancreata. Pancreas, it is of organ, and in the case of lampreys and lungfishes, it is said about the pancreas that it is not easily visible or not a separate visible organ. Why? Because it is embedded in the wall. Wall के अंदर साथ attached होता है, and it acts as the both endocrine as well as exocrine gland. Endocrine means they do not have some ducts of अपनी secretions कहाँ release करते हैं directly in the blood, while exocrine means they have the blood duct और उन ducts special ducts के through अपनी secretions target cell तक पहुँचाते हैं। Why we need a pancreas? Pancreatic fluid release करता है, which have many enzymes for the digestion, और वो ये कहाँ release होता है? ये जाके small intestine के साथ अपनी secretions release करता है। Then intestine is also very according to the feeding habit among the vertebrates. In fishes, as I have told you, that on the whole they said that they have a straight intestine when we are comparing these fishes with the amphibians, the reptiles. But among the fishes, as I have told you, that there is also a variety between the omnivorous, herbivorous, and carnivorous fishes. So the carnivorous fishes have a very small intestine, while the herbivorous fishes have a longer, and omnivorous lies between the herbivorous and carnivorous fishes. When we are comparing the amphibian and reptile with our fishes, it is said about the amphibian and reptile that they have a moderately longer intestine as compared to fishes. And moving towards the higher classes, that is the birds and mammals, they have a longer intestine as compared to our previous one. And between the mammals and birds, it is said about the mammal that they have a longer intestine. ठीक है, इनका ज़्यादा लंबा intestine है mammals का, depending on their variety of food, feeding habits. And in the birds, the food will empty from the cloaca. Okay, cloaca से empty होता है, and cloaca is actually a same opening for the gametes as well as for the excretion of waste material. So students, this is all about the today's lecture.